हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर सेशन ऑन सिलेक्शन मेट। मेरा नाम है प्राची और आप सभी देख रहे हैं सिलेक्शन मेट। सो गाइस, एक और पेडागोजी का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बोला था कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पेडागोजी के बारे में, बट फिर भी जब आप लोग चाहते हैं तो हियर वी गो। अब हम कुछ और सेशंस कर लेंगे पेडागोजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए फॉर DSSB TGT मैथ्स एग्ज़ाम। 6 को तो जो एग्ज़ाम होने ही वाला है, उनकी तो जितनी तैयारी होनी थी वो हो चुकी है। वो ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा प्रेशर ना लें, फ्री माइंड होकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर, विदाउट एनजाइटी उनको अपना एग्ज़ाम देना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि देखो प्रैक्टिस और तैयारी तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है ना। तो इस तरह से आप ज़्यादा टेंशन ना लो। बाकी जिनका 12, 13, 14 को एग्ज़ाम है, वो लोग ये वीडियोस देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग जो PDF इन सेशंस की मांग रहे हो वो आपको नहीं मिल पाएगी। आप लोग वीडियो देखिए, जो शुरू में इन्फॉर्मेशन है या वीडियो के एंड में इन्फॉर्मेशन है, बीच में सिर्फ कंटेंट रहता है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं और इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू कंटेंट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। PDF से सिर्फ आप पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप सुनते हो, देखते हो और पढ़ते हो, तीनों काम एक साथ करोगे तो उसको आप लंबे समय तक याद रखते हो। बाकी जो PDF हैं वो सारी एक बंडल में है, जिसमें आपको पेडागोजी की PDFs में मिलेंगी, ठीक है, जो भी हम सेशंस कर रहे हैं। 11th-12th के फॉर्मूलाज की और थ्योरम्स की PDF है। जो आपका सब्जेक्ट TSSB ने आप DGT मैथ्स के लिए जो सिलेबस दिया है, उस पूरे सिलेबस की जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं वो मिलेंगी, और जो फॉर्मूलाज हैं वो सब मिलेंगे, और ये पेडागोजी की PDFs मिलेंगी। और ये सब अगर आपको चाहिए तो ये पेड है 100 रुपीज़ में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मैसेज कर देना। जिसको भी PDF चाहिए वो पेड में ही मिलेगी। आप फ्री में वीडियोस को देख सकते हो जितना मन करे उतनी बार। और यहाँ पर टाइम वेस्टिंग कंटेंट आपको बिल्कुल नहीं दिया जाता, तो आप वीडियो से भी आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ PDF के लिए आप कमेंट ना करें। अगर आपको पेड चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर मैसेज करें, आपको मिल जाएंगी। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो 12, 13, 14 को जिनका एग्ज़ाम है वो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन में कभी भी टाइम निकाल कर, एक दिन में आपको एक ही वीडियो मिलेगी मेरी तरफ से पेडागोजी की, तो आप आराम से किसी भी वक्त जब आपको टाइम मिले इसको सुनिए और देखिए। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने पहले भी पेडागोजी की वीडियोज़ हमारी देखी हैं, कुछ क्वेश्चन आपको सिमिलर मिल सकते हैं, लेकिन वो एज इट इज़ सिमिलर आपको नहीं मिलेंगे। उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, या उनका आंसर चेंज हो सकता है, आंसर की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता देती हूँ। और ऑफ कोर्स नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है, तो उसकी भी आपको कोई टेंशन नहीं है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैथमेटिक्स टीचिंग मेनली फोकस ऑन। ये हमने पहले सेशन में भी किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है तो मैथमेटिक्स टीचिंग किस पर फोकस करती है कि आप में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो और एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। लॉजिकल यानी कि आप हर चीज़ के पीछे तार्किक रूप से सोचें, उसके किसी ने कोई बात कही उसको एज इट इज़ ना मान ले, उसके पीछे लॉजिक क्या रहा वो समझें। एनालिटिकल थिंकिंग यानी कि विश्लेषण करें उस चीज़ का, आप एनालिसिस करें तब उस चीज़ को मानें या समझें। तो मैथ की टीचिंग से ये चीज़ें हमें डेवलप होती हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मैथमेटिकल कंसेप्ट। अगर आपको किसी बच्चे को नया मैथमेटिकल कंसेप्ट सिखाना है, ठीक है, कोई कंसेप्ट बच्चे को सिखाना है, तो उसके लिए इंडक्टिव मेथड, जिसको हम आगमन विधि बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर नया कंसेप्ट मैथ्स में बच्चे को बताना है तो जो आगमन विधि होती है, इंडक्टिव मेथड होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स के नए कंसेप्ट को बच्चे को सिखाने के लिए। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये मैंने दोनों डिटेल में आपको लास्ट सेशन में बताए थे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है। तो मुझे बताना कि इसमें क्या होता है। आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में हम एग्जाम्पल से फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, या फॉर्मूला सीखकर फिर एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको क्या दिया है, द मेन एम ऑफ रिमीडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स इज। रिमीडियल टीचिंग यानी कि हमें कोई एरर पता चला कि बच्चे कहाँ पर फंसे, कहाँ पर उन्होंने गलती की, फिर उसको ठीक करना, वो होती है रिमीडियल टीचिंग।
तो मैथमेटिक्स में जो रिमीडियल टीचिंग होती है उसका पर्पस क्या है कि बच्चों की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो उनके एरर्स हैं, उनको ठीक करना, टू रिमूव लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करना ही रिमीडियल टीचिंग का पर्पस है, नॉट इवन इन मैथमेटिक्स, इन एवरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन मैथमेटिक्स ड्रिल वर्क हेल्प्स। ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। तो जो ड्रिल होती है मैथ्स में उसका क्या यूज़ होगा, तो प्रैक्टिस आप करोगे तो जो आपको जो भी आप पढ़ रहे हो या आप जो पढ़ चुके हो उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी चीज़ क्या होगी, स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी। तो टू स्ट्रेंथन प्रीवियसली लर्नड स्किल्स के लिए ही ड्रिल किया जाता है। देखो जहाँ जिस क्वेश्चन में टाइम देने की ज़रूरत होगी वहाँ देंगे, जहाँ नहीं है ज़रूरत वहाँ आगे बढ़ेंगे। दिस सिंबल, दिस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल मैथ्स में क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली जो हम ग्रेजुएशन वाला मैथ्स पढ़ते हैं है ना, उसमें ही बहुत सिंबल यूज़ होता है ये, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सेट में अधिकतर यूज़ होता है, ठीक है, कि एक्स बिलोंग इन जी, कि एक्स जी ग्रुप में, एक्स ग्रुप में बिलोंग करता है ना, तो ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल। ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं आपके पेडागोजी के पार्ट में, ठीक है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, याद रखना। नेक्स्ट है द विच सिंबल इज़ नॉट यूज्ड इन मैथमेटिक्स। ये आपके पास इसके ऑप्शन भी हो सकते थे, प्लस, माइनस, डिवाइड, और एक ये वाला सिंबल दे देते। तो ये तो तीनों मैथ्स में यूज़ होते हैं, रुपए का सिंबल मैथ्स में यूज़ नहीं होता, ऐसा सिंबल यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन मैथमेटिशियन, और उनका नाम आप ज़रूर बताना कि ज़ीरो का कंसेप्ट कौन से इंडियन मैथमेटिशियन लेकर आए थे, क्या वो आर्यभट्ट थे, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल इज़ फॉलोड इन। तो लर्निंग बाय डूइंग की जाती है करके सीखना, एक्टिविटी मेथड में, क्रियात्मक विधि में क्या किया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैथमेटिक्स लैब हेल्प्स स्टूडेंट्स टू, देखो लैब हमेशा एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है, किसी चीज़ को हम एक्सपीरियंस करके सीखते हैं मैथ किसी भी लैब में, तो मैथमेटिक्स की लैब में वही होता है। तो ये बच्चों की हेल्प करती है वेरीफाई एंड एक्सप्लोर मैथमेटिक्स फैक्ट्स की, वो जो भी मैथ्स के फैक्ट्स हैं उनकी जांच कर सकें और खोज कर सकें, ठीक है, करके सीख के कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अप्रोच स्टार्ट्स फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें हम ठोस से अमूर्त की ओर जाते हैं, वो आगमन विधि में होता है, इंडक्टिव मेथड में होता है। ठोस से कहाँ पर जाते हैं, अमूर्त की तरफ, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये इंडक्टिव मेथड में होता है, आगमन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वीक स्टूडेंट्स टीचर शुड, वीक स्टूडेंट्स के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, यूज सिंपल एग्जाम्पल्स एंड गिव एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, उनको बहुत सरल से उदाहरण देने चाहिए जिससे वो समझ पाएँ, और उनको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित को विज्ञान की भाषा कहा जाता है, याद रखना, मैथमेटिक्स इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द मेन पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इन मैथ्स इज व्हाट, मैथ्स में इवेल्युएशन का क्या पर्पज़ होता है, टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए इवेल्युएट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टीचर ने जो मेथड्स पढ़ाए हैं क्या बच्चों के लिए वो यूज़फुल रहे हैं या नहीं रहे हैं, तो वो इवेल्युएट करके हम अपनी टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ यूज्ड टू, डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, एक बच्चे को पढ़ने में क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं वो जानने के लिए, छात्रों की विशेष कठिनाइयों को पहचानने के लिए ही नैदानिक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज़ डन ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, अध्ययन के दौरान या सीखने के दौरान ही फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, और जब पूरा सीख लिया जाता है तब समेटिव असेसमेंट होता है, योगात्मक मूल्यांकन जिसको बोलते हैं। और ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसकी हिंदी इस टाइम मुझे याद नहीं आ रही है। रूपात्मक मूल्यांकन के अलावा कुछ और भी इसको बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप देख लेना, समेटिव को योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन नंबर 16, मैथमेटिक्स टीचिंग शुड डेवलप, मैथमेटिक्स टीचिंग को क्या डेवलप करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़े, ठीक है, उनमें डेवलप हो, इसलिए मैथमेटिक्स टीचिंग
को होना चाहिए, यानी उससे बच्चे सीखने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दी मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड और जिमेट्री। जिमेट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षण सामग्री क्या हो सकती है? तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आकृतियाँ, शेप्स और मॉडल्स, ये यूज़ होते हैं। शेप्स और मॉडल्स जो हैं ज्योमेट्री को समझने में हमारी अच्छी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। तो यहीं पर आपको आंसर मिल गया, नियम से उदाहरण की ओर आप जाते हो। इसको निगमनात्मक बोलते हैं, निगमनात्मक विधि, और वो आगमनात्मक होती है। आगमन और निगमन विधि, वो आगमन होती है, ये क्या होती है? निगमनात्मक या निगमन विधि होती है। निगमन में कहाँ से जाते हैं? डिडक्टिव मेथड में आप रूल से एग्जाम्पल पर जाते हो, और इंड्यूसिव मेथड में या इंडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल से रूल पर जाते हो। तो वो आंसर आपको यहीं पे मिल गया, दोनों क्लियर हो गए। इंडक्टिव में आप एग्जाम्पल से रूल पर जाते हो, और डिडक्टिव मेथड में रूल से एग्जाम्पल पर जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 19th, रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस टू जनरल रूल इज। तो वही बात, विशिष्ट से सामान्य की ओर भी इसको बोला जाता है। जब आप एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हो, उसको आगमनात्मक या आगमन विधि कहते हैं, ठीक है। या आप उसको क्या बोल सकते हो? विशिष्ट से सामान्य की ओर भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें हम पर्टिकुलर से जनरल रूल की तरफ जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव मैथड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक शुड। एक अच्छी मैथ्स की बुक में क्या एक होना चाहिए? तो दैट शुड कंटेन ग्रेडेड एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। उसमें क्रमबद्ध उदाहरण और अभ्यास प्रश्न होने चाहिए एक अच्छी गणित की किताब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स कम्स अंडर। तो ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी के 6 लेवल्स हैं, उनमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाला स्टेप आता है, वो एप्लीकेशन लेवल पर आता है। किस में आता है? एप्लीकेशन लेवल पर, जिसको हम अनुप्रयोग स्तर भी बोलते हैं। तो याद रखना इस चीज़ को, ब्लूम टेक्सोनॉमी में सॉल्विंग प्रॉब्लम आता है एप्लीकेशन लेवल के अंदर या अनुप्रयोग स्तर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर यूजेज अ पजल इन क्लास, इट रिप्रेजेंट्स। अगर स्टूडेंट के लिए टीचर ने क्लास में एक पजल को रिप्रेजेंट किया है क्लास में, तो ह्यूरिस्टिक मेथड, ये जिसको अन्वेषणात्मक या खोज अधिगम कहते हैं, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। पजल में आपको पजल को सॉल्व करना होता है, तो वो ह्यूरिस्टिक मेथड में आएगी, याद रखना, ह्यूरिस्टिक लर्निंग में आती है। अगला है क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इज बेस्ट लर्न थ्रू। मैथ को आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हो? समझ और अभ्यास से, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस से। अंडरस्टैंडिंग तो सब्जेक्ट में चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मैथ्स में। करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी। मैथ्स का करिकुलम जो होता है, पाठ्यक्रम जो होता है, वो कैसा होना चाहिए? वो क्रमबद्ध और तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल और स्पाइरल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, CCE फोकसेस ऑन कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसकी फुल फॉर्म है CCE की कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस इवेल्युएशन, ठीक है, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इसके फुल फॉर्म है। पहले कॉन्टीन्यूअस आता है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव, देन इवेल्युएशन। ये किस पर फोकस करता है? होलिस्टिक असेसमेंट पर लर्नर के, दैट मीन्स बच्चे के समग्र मूल्यांकन पर केंद्रित होता है, ठीक है। बच्चे के सभी पक्षों को इवेल्युएट करता है CCE। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बच्चे के विकास के भी जितने पहलू होते हैं, बच्चे से रिलेटेड जितने पहलू होते हैं, उन सबको CCE इवेल्युएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू। अगर आपको बच्चे को फ्रैक्शन सिखाना है, भिन्न सिखानी है, तो आपको उसको कैसे इंट्रोड्यूस बच्चे को करना है? थ्रू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड विजुअल्स, ठीक है, वस्तु दिखाकर, है ना, और विजुअल्स को दिखाकर फ्रैक्शन आपको बच्चे को सिखाने चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मैथमेटिकल एंजाइटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय। देखिए, मैथमेटिक्स
एंजाइटी क्या है, ये क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में किया था। अब है कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। मैथमेटिक्स एंजाइटी का ही मतलब है कि फियर ऑफ मैथमेटिक्स क्लियरली, और इसको कैसे कम किया जा सकता है। एनकरेजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग एंड गेम्स, अगर आप सहकारी अधिगम यानी कि साथ में बच्चे सीखें, लर्न करें, और खेलों द्वारा अगर बच्चों को आप सिखा पाते हो तो उससे मैथ्स के डर को बच्चों से दूर किया जा सकता है, उन्हें मैथ्स अच्छे से सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉन रूटीन प्रॉब्लम मीन्स, गैर नियमित समस्या या नॉन रूटीन प्रॉब्लम का क्या मतलब है। तो प्रॉब्लम रिक्वायरिंग क्रिएटिव थिंकिंग, कोई ऐसी रूटीन प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली बात है, अगर कोई रूटीन प्रॉब्लम है दैट मीन्स सिंपल, वो आती रहती है, हम उसको फेस करते रहते हैं। नॉन रूटीन प्रॉब्लम का क्या मतलब है, ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत पड़े, है ना, रचनात्मक सोच की ज़रूरत पड़े, वो आपका नॉन रूटीन प्रॉब्लम होता है। अच्छा, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। मैथमेटिक्स टीचिंग इज सक्सेसफुल व्हेन, मैथमेटिक्स को पढ़ाना कब सक्सेसफुल होगा, जब स्टूडेंट्स अपने जो भी उनके कंसेप्ट हैं उनको डेली लाइफ में यूज़ करने लगे, जो वो सीख रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो उनकी लाइफ में चीज़ें होती हैं उन पर अप्लाई करने लगें, तो मैथमेटिक्स की टीचिंग सक्सेसफुल है। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि जो हम 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या कहीं पर भी पढ़ते हैं, अगर हम टीचर बनते हैं कहीं ना कहीं तो वो यूज़ होता है, अदरवाइज़ अगर हम किसी और प्रोफेशन में जाते हैं तो वो चीज़ें यूज नहीं होती हैं, बिल्कुल ना के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन प्लान हेल्प्स टीचर टू, लेसन प्लान टीचर की कैसे हेल्प करता है, इफ़ेक्टिव टीचिंग को, जिससे वो ऑर्गेनाइज कर सके एक वे में कि पहले ये पढ़ाना है फिर ये पढ़ाना है फिर ये, ऑर्गेनाइज कर सके अपनी टीचिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन हम करेंगे, ऑलराइट। 31 में कहता है फ्रॉम नोन टू अननोन प्रिंसिपल इज यूज्ड इन, नोन टू अननोन की तरफ हम चलते हैं, ज्ञात से ज्ञात, ये यूज़ होता है लॉजिकल टीचिंग में या तार्किक शिक्षण में। जब हमें कोई चीज़ पता होती है उसकी हेल्प से धीरे धीरे हम नए कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, जो हमारे लिए नया है, अज्ञात है, अननोन है, तो वो लॉजिकल टीचिंग में उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द टर्म सेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सेट आप पढ़ते हो ना, समुच्चय हिंदी में बोलते हैं, तो जो सेट टर्म है इसको यूज़ किया था सबसे पहले, इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज कैंटोर ने। ठीक है, जो सेट वर्ड है ये इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज कैंटोर ने, ये आपका नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, मैथमेटिक्स टीचिंग शुड बी, मैथमेटिक्स की टीचिंग कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो नॉट इवन मैथमेटिक्स, कोई सी भी टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, जिसमें बच्चा केंद्र पर हो, बच्चे की हर ज़रूरत पर, हर नीड पर फोकस किया जाए, ना कि टीचर पर। ठीक है। सेकेंडली एक्टिवली ओरिएंटेड होनी चाहिए, एक्टिविटी ओरिएंटेड होनी चाहिए टीचिंग, हर सब्जेक्ट की टीचिंग एक्टिविटी ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्रियात्मक रूप से ज़्यादा ज़्यादा कोशिश की जाए कि बच्चे एक्टिविटी के थ्रू सीखें और एक्टिवली सीखें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर शुड, समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस यूज़ करने चाहिए, भिन्नीकृत शिक्षण या इंस्ट्रक्शंस। इसका क्या मतलब है कि जब हर तरह के बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं तो आप सिर्फ एक तरीके से आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया या कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। जब तक कोशिश कीजिए कि आप एक बात को कई तरीके से बच्चे को समझा सको, जिससे हर तरह से जो बच्चे अलग अलग अवेलेबल हैं क्लास में, ठीक है, क्योंकि एक समावेशी कक्षा में हर प्रकार के बच्चे होते हैं, जो जल्दी सीखने वाले होते हैं, जो धीरे सीखने वाले होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं बच्चे, वो भी। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करना चाहिए, जिससे वो क्लास सभी के लिए यूज़फुल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है अधिगम के लिए मूल्यांकन, तो ये आपका ड्यूरिंग होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग लर्निंग, यानी कि लर्निंग के दौरान, अधिगम के दौरान जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, और उसी में आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं जो भी बोल रही हूँ एक एक शब्द ध्यान से सुनना, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर नहीं लिखा है। मैंने क्या बोला कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें क्या होता है, हम सीखने के दौरान असेसमेंट करते हैं, ठीक है,
और इसी में क्या आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स हेल्प्स टू डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मैथमेटिक्स हमारी जो होती है वो हेल्प करती है अमूर्त चिंतन को विकसित करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़रूर आपके मन में आ रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती क्या है, अमूर्त चिंतन क्या होता है। इसमें आप ना चीज़ों को डीपली सोचते हो, क्रिटिकली सोचते हो, एक्टिवली सोचते हो और ठीक है रचनात्मक तरीके से सोचते हो चीज़ों को, है ना। कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्वेश्चन की प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है तो उसको आप कोई रटे रटाई भाषा में उसको ना एक्सप्लेन करो या लिखो, आप उसके बारे में अच्छे से सोचो, विचार करो, देन यू कैन आंसर दिस, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन वही है जब आप सीधे सीधे जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में ना बात करके मल्टीपल चीज़ों के बारे में उसी से रिलेटेड बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मैथमेटिक्स एजुकेशन शुड प्रमोट। जो मैथमेटिक्स की एजुकेशन है उसको लॉजिकल थिंकिंग और एक्यूरेसी को बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, तो ये इसको मैथमेटिक्स प्रमोट करता है और लॉजिकल थिंकिंग तो इसमें आती है तो उसको भी इसको प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट है मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मैथ्स टीचर कैन बी। एक अच्छे मैथ्स टीचर का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, विशेषता क्या होनी चाहिए कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन में क्लैरिटी रखे। तो एक्सप्लेनेशन तो किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उसको अपनी एक्सप्लेनेशन में क्लैरिटी रखनी चाहिए। तो ये सभी जगह अप्लाई होती है बात, तो आप उसको याद रखना कि एक मैथ्स के टीचर में या एक किसी भी सब्जेक्ट के टीचर में क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजेस स्टेज फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस। अगर पियाजे की हम स्टेजेस की बात करें तो उसमें लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में कौन सी स्टेज बात करती है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये जो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये बात करती है किसके बारे में, लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हो और ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हो। मेन नाम इसका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये। तो पियाजे की जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसी में लॉजिकल ऑपरेशंस की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग एड्स इन मैथ्स आर यूज्ड टू। जो गणित में सहायक सामग्री आप यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हो, जिससे आप एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को कंक्रीट बना सको, यानी जो आप सोच रहे हो, जो आपको बोल बोल कर बातें बताई गई हैं, जो आपके थॉट्स में हैं, उनको सामने आपके रख दिया जाए, सामने एड्स के थ्रू, है ना। जैसे जो शेप्स होती हैं, आपने बताया कि ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर होता है, एक स्फेयर होता है। अब उन्हीं की शेप आप बच्चों के सामने ला कर रख दो तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट बना देता है बच्चों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है टीचर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्योरम इज यूजिंग। तो जो टीचर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्योरम है ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आता है, ठीक है। किस में आता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आता है, प्रदर्शन विधि में। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो आएगा, प्रदर्शन करना, वो किस में आएगा, प्रदर्शन विधि में ही आएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है स्किल एसेंशियल फॉर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व करनी है, मैथ से आप रिलेटेड हो तो आपको ज़रूर पता होगा वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। यही जो आपके क्वेश्चंस होते हैं प्रॉफिट लॉस के हो गए, ठीक है, ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम के हो गए, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनके लिए क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, जो शब्दों में दिए होते हैं ना, कि इतने में कोई इतने बजे वहाँ गया, इतने बजे वहाँ से लौटा, वो उससे इतनी देर बाद चला, वो इतनी देर पहले चला, दीज आर दी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इनके लिए आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन है, यानी कि जो भी सामने लिखा है उसको पढ़कर समझने की क्षमता इस कॉम्प्रीहेंशन, और फिर उसको एनालिसिस करना, ये होनी चाहिए, ये क्षमता आप में, ये स्किल आप में होना चाहिए। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को आप जितना जल्दी समझोगे उतनी जल्दी फिर सॉल्व करोगे। दैट्स इट, होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 43rd। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो किस पर एम्फेसाइज करती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट हम बच्चों को बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स
रचनावादी, यानी कि वो खुद क्रिएट करें, कंस्ट्रक्ट करें अपनी नॉलेज को, तो उसके लिए उनको एक्टिव होना पड़ेगा, तभी तो खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, यही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जोर देती है, एम्फेसाइज करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समेटिव इवेल्युएशन इज डन एट द एंड ऑफ अ टर्म और यूनिट। मैंने बोला था ना आपको, फॉर्मेटिव तो ड्यूरिंग लर्निंग होता है, और जो समेटिव है सारांशात्मक नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो ये किसी भी टर्म या यूनिट के एंड में होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ कंप्लीट हो गई, एक यूनिट कंप्लीट हो गई, तो आपका समेटिव असेसमेंट हो गया या इवेल्यूशन हो गया, या फिर एक टर्म ख़त्म होने के बाद तो जो ये इवेल्यूशन होते हैं, ये समेटिव इवेल्यूशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टीचर शुड। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, तो रिलेट मैथ्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस। बच्चों से मोटिवेट भी होंगे और एक्टिवली भी पढ़ेंगे अगर आप उनको मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उनको पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो सिंपली आप उनसे बोलोगे, बेटा आप शॉपकीपर के पास मान लीजिए घर का कुछ सामान लेने जाते हो, तो टूथब्रश इतने का है, इतने का आपको, मान लीजिए आप शॉपकीपर के पास टूथब्रश लेने के लिए गए, आपने उसको लिया और घर आ गए, आपने देखा कि उस पर प्राइस, जो मार्क्ड प्राइस है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, जो आपने पे किया उससे अलग है। तो इस तरह से आप बच्चे को प्रॉफिट लॉस और ये चीज़ें सिखा सकते हो, समझा सकते हो, बाय कनेक्टिंग दी सिचुएशन विद रियल लाइफ सिचुएशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स पहली बात तो साइंस का पार्ट है, अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में एक में। मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट और एग्जैक्ट साइंस है, अमूर्त और शुद्ध विज्ञान है। अमूर्त के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में हमने आपको बताया, इसमें आपको डीप सोचना पड़ता है, कई पहलुओं पर जानना समझना पड़ता है, और एग्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट साइंस है मैथमेटिक्स, और एब्स्ट्रैक्ट है। फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो ही इज़ यूक्लिड। नेक्स्ट है, को रिलेशन इन मैथ्स एम टू लिंक मैथ्स विद अदर सब्जेक्ट। कोरिलेशन का मतलब मैथ्स में क्या है, या कोरिलेशन का मतलब किसी और सब्जेक्ट में भी क्या हो सकता है। कोरिलेशन यानी कि जब एक सब्जेक्ट में आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कनेक्ट करना पड़ जाता है, रिलेट करना पड़ जाता है, दैट इज़ कोरिलेशन। अब मैथमेटिक्स में कई बार साइंस या फिर रीजनिंग कनेक्ट हो जाती है, तो वो एक कोरिलेशन हो जाता है बिटवीन मैथ्स एंड रीजनिंग और मैथ्स एंड साइंस। तो मुझे उम्मीद है कि कोरिलेशन भी आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर करेंगे, लेकिन जिनको के पास टाइम नहीं है वो आफ्टर 50 क्वेश्चन दे कैन क्विट। नेक्स्ट है, एरर एनालिसिस हेल्प्स इन। एरर का एनालिसिस अगर आप करते हो तो आपको क्या पता चलेगा, खुद सोचो आप, ठीक है। ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन है ना, ये रटने से, याद करने से या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, ठीक है। उसकी भी हम अभी बाद में, मैं वही बात आपसे करने वाली हूँ। एरर एनालिसिस यानी कि कोई एरर मिला, फिर आपने उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस का क्या मतलब हुआ, कहाँ पर एरर हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शंस, जो गलत धारणाएं बच्चों ने, ऑफकोर्स एरर तो तभी आया है जब कुछ एरर हुआ है या कुछ गलती हुई है, तो वो गलती कहाँ पर हुई है उसको समझने का ही मतलब है एरर एनालिसिस। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, टीचिंग एड सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए आप कौन से टीचिंग एड या शिक्षण सहायक सामग्री यूज़ कर सकते हो, तो ग्राफ्स और चार्ट्स को यूज़ कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स के लिए। इसमें बार ग्राफ और पाई चार्ट ये सब होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। सो ये सेशन यहाँ पर क्वेश्चंस एंड होते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बात बता रही थी कि पेडागोजी का मतलब ही है क्या, समझना। सो पेडागोजी देखो बेसिकली क्या होती है, पेडागोजी में आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। अब बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं कि इसकी मैम आप थ्योरी प्रोवाइड कराइए, तो उस पर मत जाओ, 10 नंबर का आपका ये आना है, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लो, चाहे
कहीं से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलें या वीडियो से, जहाँ से आपका मन करे, लेकिन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, दिन में मुश्किल से 1 घंटा इसको आप दो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा टाइम इसको मत दो। बाकी ये सिर्फ एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसको लेकर आप ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी ना हो। बाकी मैं ट्राई करूँगी कि 2-3 सेशन आपको मैं इसके और करा दूँ, जिनका भी 12, 13, 14 को एग्ज़ाम है। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन कर लो। जिसको भी पेड पीडीएफ चाहिए वो वहाँ पर मैसेज करके ले सकता है। टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि आगे हम एलटी और ईएमआरएस की प्रिपरेशन भी करेंगे, तो वो सारी अपडेट वहाँ पर आपको मिलेंगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, यहाँ पर आपको आगे प्रिपरेशन कराई जाएगी। इस वजह से वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये आपको कितना यूज़फुल लग रही हैं ये ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना, बस। ठीक है, अपनी पढ़ाई को लगातार करिए, बहुत कम टाइम आपके एग्ज़ाम में बचा है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन फॉर टुडे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।